मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से YouTube चैनल में। तो आप मेरे को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाती रहूं और उसकी समरी समझाती रहूं। मैं अपनी पूरी जी जान लगा देती हूँ आपको समझाने में, तो आप भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे कहानी जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। और यह कहानी के लेखक जो हैं, कौन हैं? इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है जिसके अंदर इस कहानी की समरी दी गई है। इस कहानी को शॉर्ट में बताया गया। अगर पूछा जाए आपसे कि इस कहानी के अंदर क्या है, इस कहानी का सार लिखिए, ठीक है, तो आप या फिर इस कहानी का परिचय दीजिए, तो आप उसको देखकर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आज के इस वीडियो में हम इस कहानी को डिटेल से जानेंगे। ओके, आखिर इस कहानी में क्या दिया गया है, क्या लिखा गया है। तो देखिए, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। इसमें मेन पात्र कौन है? हालदार साहब, ठीक है। तो उनको कंपनी के काम से हर 15 दिन से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। वो जो कस्बा था वो बहुत बड़ा नहीं था। वैसे भी मैंने बताया है कि कस्बा होता कैसा है। कस्बा एक होता है जो कि गांव से एक बड़ा, मतलब गांव से जिसमें ज़्यादा सुविधाएं हो और एक शहर से कम सुविधाएं हो, ऐसे एरिया को हम कस्बा बोलेंगे। तो वो जो कस्बा था वो बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। एक ठो मतलब एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका जो थी वो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी नगर पालिका का काम क्या क्या है, देखो क्या क्या करती है नगर पालिका। तो कुछ काम यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, मतलब टॉयलेट्स वगैरह बनवाना, पब्लिक टॉयलेट वगैरह, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, चौराहा मतलब जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हों, ऐसी जगह को चौराहा बोला जाता है। तो उस शहर का जो मेन मार्केट था उसमें भी जो मेन चौराहा था वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। संगमरमर एक वाइट कलर का पत्थर होता है जो कि ताजमहल में भी यूज़ किया गया है। और प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। तो किसकी मूर्ति लगवाई गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। ये जो पूरी कहानी है किसके बारे में है? उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। उस मूर्ति का भी एक छोटा सा पार्ट है, उसके बारे में ये पूरी कहानी दी हुई है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मतलब एक कन्फ्यूज़न की स्थिति और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर
मान लीजिए उसको हाई स्कूल का एक लड़का था जो कि वहाँ उस कस्बे में इकलौता ड्राइंग मास्टर था, ठीक है। उसका नाम क्या था? मोतीलाल जी, ठीक है। उन्हीं को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। तो ये बताया गया है कि वो जो मूर्ति बनी है वो कौन सी स्थितियों में बनी होगी, क्योंकि उस मूर्ति के अंदर कुछ कमी है। तो वो जो कमी है, अभी हम वो कमी को आगे जानेंगे, क्या कमी है उसके अंदर, ठीक है। और वो कमी है किस वजह से आई होगी, तो इसी के लिए यहाँ पे जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि क्या स्थिति की वजह से वो मूर्ति में कमी रही होगी, ठीक है। तो वो सिर्फ एक अपना आइडिया लगा के एक सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? या तो भाई बजट कम होगा, ठीक है। मूर्ति जैसे बननी चाहिए 1000 में, लेकिन उसको 800 रुपये अगर दिए जा रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो अपने घर से तो लगाएगा नहीं, है कि नहीं। और थोड़ा उसमें ही कुछ कमी कर देगा, तो या तो बजट कम होगा उस मूर्ति की लागत का, या फिर ऐसा हुआ होगा कि कोई जैसे उसको वो काम दिया जा रहा है तो एक फॉर्मेलिटी जैसे होती है चिट्ठी पत्री की, ऐसे जो होता है ना फॉर्मल हम किसी को तरीके से बोलते हैं, चिट्ठी पत्री देकर है या कुछ और है, तो वैसे टाइम बर्बाद हुआ होगा। या फिर ऐसा हुआ होगा भाई 5 साल से सरकार जो है वो चेंज होती है हर बार, ठीक है। मतलब फिर से वोटिंग करके गवर्नमेंट चूज़ की जाती है, तो ऐसा हुआ होगा कि वो शासन की जो अवधि है वो समाप्त होने वाली हो, ठीक है। उस स्थिति में फटाफट जो प्रेजेंट के नेता हैं वो फटाफट बनवाना चाहते हो, तो इस वजह से जल्दबाजी में वो कमी रही होगी, है ना। तो कारण कोई भी हो सकता है इनमें से, बस जो राइटर हैं वो खुद से ही सोच रहे हैं ऐसा। और ये बनाया भी किसने है? जो मतलब एक हाई स्कूल में लड़का पढ़ता था, कोई ये भी स्पेशलिस्ट नहीं था, पढ़ाई कर रहा था, तो वो उसी के द्वारा यह मूर्ति बनाई गई। और उस मूर्तिकार का नाम क्या था? मोतीलाल जी, ठीक है। तो उसने भी भाई विश्वास दिलाया कि मतलब ऐसे विश्वास दिलाया होगा कि ठीक है, मैं आपकी मूर्ति 1 महीने में बनाकर कैसे तो रख ही दूंगा, ठीक है। पटक देना मतलब आपकी कैसे भी हो, चाहे मूर्ति 1 महीने में बनाकर तैयार कर दूंगा। अब देखो, जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी। मतलब वो आधी मूर्ति थी, मतलब जैसे इसमें दिखाया भी गया है इस वीडियो के अंदर, तो वो वैसी से कुछ बनी हुई थी, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर, ठीक है। बस्ट और वो सुंदर थी, आकर्षक थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। कमसिन मतलब कम उम्र का जो इंसान होता है उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे लग रहे थे नेताजी? उस मूर्ति के अंदर मासूम से दिख रहे थे और कमसिन दिख रहे थे। फौजी वर्दी में थे। उनके कपड़े कौन से थे? एक फौज के जो वर्दी वाले कपड़े होते हैं, उन कपड़ों में उनकी मूर्ति थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, ये क्या थे? ये उनके दिए हुए नारे थे, ठीक है। तो इसीलिए उनको देखकर याद सडनली आना लाजमी है। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। मतलब जिसने भी ये काम किया था, कैसे भी किया हो, लेकिन ये एक सराहनीय उसकी कोशिश थी। केवल
एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वो कमी क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी की हम कोई भी फोटो देखें, कोई भी मूर्ति देखें तो उस पर हम देखते हैं कि चश्मा जरूर लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो चश्मा ही नहीं था। ठीक है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मतलब जिस प्रकार मूर्तिकार बनाता है, जिस पत्थर को यूज करके बना रहा है वो उसी टाइम में उसी पत्थर का वो चश्मा होना चाहिए था, लेकिन संगमरमर का चश्मा उनकी आंखों पर नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब उन्होंने देखा हालदार साहब ने, तो पहले बार उन्होंने जब देखी ये मूर्ति, तो जो मूर्ति थी उस पर कैसा चश्मा लगा हुआ था? काले फ्रेम का चौड़ा चश्मा। ठीक है, हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। मतलब इसकी तरफ ध्यान मतलब उनका गया। ठीक है, एक नज़र में ही कई बार होता है ना, कोई चीज़ पे अचानक नज़र चली जाती है, तो इसीलिए लिखा है कि उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। मतलब हैरानी भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक ही है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। मतलब वो जो पान खाने रुके थे अपनी जीप से उतर के, लेकिन अभी वो क्या है वहाँ से चले गए थे। लेकिन तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास जो है वो सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। मतलब उनका जो, मान लो मूर्तिकार ने वो चश्मा नहीं बनाया, लेकिन इस गांव के जो, इस कस्बे के जो नागरिक हैं, जिसने भी ये काम किया है वो तारीफे काबिल है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। देशभक्ति भी आजकल कहाँ इतने लोगों में रहती है। जैसे 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है, तभी एक लोगों में सब में भक्ति, देशभक्ति दिखाई देती है। उसके बाद में कहाँ इतना कोई सीरियस लेता है इस चीज़ को। तो वही बोला गया है कि वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। ठीक है, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। मतलब इस बार क्या था, इस बार कुछ डिफरेंस था। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब कैसा था? अब चश्मा तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक मतलब हैरानी, अरे ये क्या है भाई? ठीक है, पिछली बार भूल गया था मूर्तिकार तो किसी ने लगा दिया होगा, लेकिन ये इसका चेंज कैसे होते जा रहा है चश्मा? क्या आइडिया है? मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को अब आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। ये क्या है, उनकी आदत हो गई थी। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ ही लिया। दुर्दमनीय मतलब होता है अब जिसको दबाना कठिन हो जाए। मतलब उनके मन में ये चीज़ की हैरानी थी कि चश्मा चेंज कैसे हो जाता है हर बार। जब भी मैं देखता हूँ तो वो मतलब हर बार सोचते और सोच के निकल जाते। पूछने का ख्याल आता लेकिन फिर भी अपने मन के अंदर ये चीज़ को दबा लेते थे। लेकिन इस बार क्या है, उनकी सिचुएशन कैसी हो गई थी? दुर्दमनीय हो गई थी। मतलब अपनी इस हैरानी को वो और दबा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया
कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कैसा था, यहाँ पे पान वाले की पर्सनैलिटी बताई गई है कि वह कैसा था उस समय, जब उससे प्रश्न पूछा गया तो उस समय उसके मुंह में पान ठूसा हुआ था, मतलब फुल भरा हुआ मुंह पान से। और कैसा दिखता था वो, काला रंग, ठीक है, मोटा सा, लेकिन खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज क्या होता है, जो हंसी मजाक करते रहता है। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, क्योंकि वह मुंह से तो बोल नहीं पा रहा था, मुंह में तो पान को ठूस के रखा था। तो वह जब भी कोई अगर किसी का मुंह ना खुले, अगर वो हंस रहा है तो भी हमें उसकी आंखों से पता चल जाता है। और जब हम हंसते हैं तो हमारा पेट भी हिलता है, लेकिन उसका तो पेट क्या था, पूरा तोंद था, मोटा ताजा था ना, इसीलिए तोंद उसकी थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन, चश्मे वाला करता है। तो जो हालदार साहब हैं वो बोले, क्या करता है, क्योंकि हालदार कुछ समझ नहीं पाए थे। फिर वो पान वाला बोलता है कि चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अभी भी कुछ नहीं समझ पाए थे। क्योंकि गिराक आ गया समझो, क्योंकि मतलब कोई अगर गिराक, मतलब क्या होता है, कस्टमर, अगर कोई कस्टमर आ जाता था तो वो अगर उस कस्टमर को वो नेताजी के फ्रेम, जो नेताजी की आंखों पर फ्रेम लगा था उसी फ्रेम का चश्मा होता था, तो उसको निकाल देता था और उसके बदले दूसरा नेताजी के चेहरे पर, आंखों पर लगा देता था। तो उसने बोला कि कोई गिराक आ गया समझो। जब भी वो चश्मा चेंज मिलता है तो हमको क्या समझना चाहिए, कोई कस्टमर आ गया उसको लेने के लिए। उसको चौड़े चौकट चाहिए, मतलब वो चौड़ा वाला चश्मा चाहिए, तो वो निकाल लिया गया। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसकी मूर्ति वाला, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब जो मूर्ति पे लगा था उसको कस्टमर को वो वाला दे दिया और उस मूर्ति के ऊपर दूसरा चश्मा बिठा दिया, मतलब लगा दिया। अब हालदार साहब को कुछ कुछ समझ में आया। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, मतलब विदाउट चश्मे की जो मूर्ति है वो अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है, मतलब उसको अंदर ही अंदर दुख होता है कि इसके ऊपर चश्मा नहीं है मूर्ति के ऊपर। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, तो वो ये सोचकर उसको क्या है, अंदर ही अंदर दुख होता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार मतलब ज़रूरत होती है, वैसे ही फ्रेम की ज़रूरत होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। मतलब वो जब भी वो चश्मा नेताजी की आंखों से उतारता है तो नेताजी से क्षमा मांग लेता है कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं ये चश्मा ले रहा हूँ और आपको दूसरा लगा देता हूँ, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, मतलब उसने सोचा कि भाई जो भी इस कस्टमर ने पूछा है तो उसका जवाब तो मैं दे ही दिया हूँ,
चलो अब फिर दूसरा पान मैं खा लेता हूँ। तो उसको नहीं पता था कि ये जो कस्टमर हैं, ये हालदार साहब हैं, ये मेरे से और क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए उसने क्या है दूसरा पान मुंह में ले लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक न थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब वो क्या बताया गया है कि इस बार उसकी पर्सनैलिटी कैसे दिखाई गई है, वही चीज़ कि वो आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी तोंद जो है फिर से थिरकने लग गई, हंस रहा था तो। और पान वाला था तो कत्था तो पान के ऊपर लगाया जाता ही है, वो एक डंडी के ज़रिए लगाया जाता है। तो उसने क्या किया, उसको फेंक दिया साइड में और पीछे की साइड में, अपने दुकान के पीछे की साइड में वो जो पान मुंह में ले रखा था उसको फिर से थूक दिया और मुस्कुराता हुआ बोला कि चश्मा क्यों नहीं है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, ठीक है, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित द्रवित करने वाली। हालदार जो पान वाला था उसको एक क्या है, उसके अंदर कोई देशभक्ति वाली इतनी फीलिंग नहीं दिखाई गई है, या उस चश्मे वाले का जो देशभक्ति का भाव है या भावना है उसकी या कंट्रीब्यूट है, उसको वो उस फीलिंग से नहीं देखता है जितना कि हालदार साहब देखते हैं। इसीलिए हालदार साहब क्या है, हैरान हो गए। उनको थोड़ा दुख हुआ कि ये पान वाले को कोई मतलब उसकी फीलिंग का कोई आइडिया नहीं है। किसकी फीलिंग का? चश्मे वाले की फीलिंग का। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था, क्योंकि इसमें मास्टर भी लिखा है। इसके लिए वो कोई स्टूडेंट नहीं था, वो क्या था, मास्टर था। तो ऐसे लग रहा भी है, नाम से भी लग रहा है कि वो कोई स्कूल का अध्यापक ही रहा होगा। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। मतलब वो जो चश्मा है वो कैसे बनाया जाए, वो भी ट्रांसपेरेंट चश्मा, और वो भी जैसे कांच के जैसे लगना चाहिए, ऐसा चश्मा। यह तय नहीं कर पाया होगा कि भाई मैं ये चश्मा कैसे बनाऊं, या फिर कोशिश होगी और बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, पता नहीं क्या हुआ होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। मतलब कुछ अलग, अनोखा और हैरानी भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। मतलब उनका जो चश्मे वाले का अपने देश के प्रति प्रेम है, उसकी भावना जो है देश के प्रति, उसके सामने नतमस्तक, मतलब उसको सराहनीय मानते हुए वो जीप की तरफ चले गए। फिर रुके, फिर मुड़े, पीछे की तरफ मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का
इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी। ये जो है उस जो कैप्टन है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया गया। अगर पूछा जाए तो, क्वेश्चन बने तो कैसा था वो? एक बूढ़ा, एक बेहद ही बूढ़ा मरियल सा, मरियल मतलब कमज़ोर सा लंगड़ा आदमी, ठीक है। सिर पर गांधी टोपी, सिर पर क्या पहने रखा था? गांधी टोपी पहने हुए था, जैसा गांधी जी पहनते थे। और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे, और अभी अभी एक गली से निकला था, ठीक है। एक हाथ में उसके संदूक थी और एक हाथ में वो बांस था, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके का बांस का स्टैंड बना हुआ था जिस पर बहुत सारे चश्मे लगे हुए थे। वो अभी अभी कहाँ से निकला था? एक गली से निकला था। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। मतलब कोई दुकान बंद पड़ी हुई थी तो वहाँ पे वो अपना जो बांस लेके चल रहा था उसको वहाँ पे एक जगह रख रहा था, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करना चाह रहा होगा। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, मतलब अब वो समझ रहे हैं कि इसकी दुकान भी नहीं है। कौन समझ रहे हैं? हालदार साहब। फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। क्यों? क्योंकि काम भी था। ड्राइवर भी इधर बेचैन हो रहा था क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट नहीं था ना। हालदार साहब को ये सब जानने में इंटरेस्ट था लेकिन ड्राइवर को थोड़ी ना इंटरेस्ट था, तो वो बेचैन हो रहा था, परेशान हो रहा था, और काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते थे और नई मूर्ति में बदलते चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। क्या पूछा? क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, कौम मतलब होता है देश, क्या होगा उस देश का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। होम कर देने वाला मतलब कुर्बान कर देने वालों पे। मतलब ये दुनिया कैसी दुनिया है जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, उस पर भी ये दुनिया हंसती रहती है, मजाक उड़ाती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि कस्बे की
हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी कि उस कस्बे के अंदर जो सुभाष जी की मूर्ति है वो प्रतिष्ठापित मतलब स्थापित होगी। लेकिन क्या नहीं होगा? सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। किसको बोले? वो ड्राइवर को चीख के बोले कि रोको गाड़ी। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे कि वही अचानक ये क्या हुआ। जीप रुकते न रुकते हालदार जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सीधे सावधान जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा एक पौधे का नाम होता है, ठीक है, जो राजस्थान की तरफ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उस सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था, मतलब लगा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, मतलब बच्चे खेलते खेलते बना लेते हैं ना सरकंडे से। सरकंडा क्या है? एक ऐसी पतली सी लकड़ी होती है जो अंदर से खोखली होती है, ठीक है, ऊपर से बाहर से स्मूथ होती है, लेकिन देखने में सुंदर लगती है और उसकी कुछ चीज़ें बनाई जाए तो हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्यों भर आई? क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि देशभक्ति आज भी किसी न किसी रूप में लोगों के अंदर जिंदा बची हुई है और लोग चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते ही हैं। अब वो बेचारा जो चश्मे वाला था वो गरीब था, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग करता था। अभी वो मर गया तो बच्चों के पास कहाँ पैसा वैसा होता है, तो उन्होंने अपने जैसे खिलौने वाले वो किसी भी चीज़ों से वैसे सरकंडे से चश्मा बनाकर लगा दिया। तो देशभक्ति की भावना जिंदा है, ये मायने रखती है। चश्मा किससे बनाया गया है, देश के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, काम बड़ा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। एटलीस्ट हम देश के लिए कुछ ना कुछ करें, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो इस भावना को उजागर करते हुए कहानी खत्म होती है। आई होप आपके दिल के अंदर भी देशभक्ति की भावना जरूर होगी। सबके अंदर थोड़ी होती है, लेकिन आजकल हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सब कुछ पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो चलिए, अगर समझ आई हो, यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।